हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं तुम लोग काफी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कि किस तरह से आपको अपने एग्जाम में आंसर्स को प्रेजेंट करके आना है। बिलीव मी, अब आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में या फिर 12th क्लास में हो, हर एक क्लास के बच्चे के लिए वीडियो बनाई गई है, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। इस बात की गारंटी मेरी है। खुद के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में मैंने ये प्रैक्टिकल टिप्स यूज करी थी, खुद का एक्सपीरियंस है। आप सभी से बस इतना बोलूंगा कि अगले 10 से 15 मिनट आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकती है। शुरू करते हैं। पहली चीज है आपके वो है हैंड राइटिंग। यार हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा महत्व रखती है। एग्जामिनर को जो पहला इंप्रेशन जाता है वो आपके हैंड राइटिंग का जाता है। पहले वो आपका आंसर नहीं पढ़ता है, सबसे पहले आपकी वो हैंड राइटिंग देखता है कि अच्छा इस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है, तो मतलब इसने जो आंसर है वो भी अच्छे लिखे होंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हैंड राइटिंग ही मैटर करती है, नंबर आपको आपके आंसर के ही मिलेंगे। बट वो कहते हैं ना यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर हैंड राइटिंग हमारी थोड़ी डिसेंट होगी तो एग्जामिनर पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, कुछ बेसिक तरीके हैं जिनसे आप अपनी हैंड राइटिंग को डिसेंट बना सकते हो अगले 3 से 4 दिन के अंदर। पहला मेथड है आपका वो है यूज अ गुड पेन। यार एक अच्छा पेन यूज करना काफी महत्व रखता है। ठीक है, अब आप अगर बहुत महंगे वाला पेन यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थिक वाला पेन यूज़ कर रहे हो, ट्राइमेक्स वगैरह, तो वो उससे यार हैंड राइटिंग मेरे लेवल पे, ये मेरे ओपिनियन में, उससे हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। तो पेन वो यूज़ करो जो कि जिस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो, ठीक है, जिसको आप काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हो। ऐसा ना हो कि भैया एग्जाम में तो भैया महंगा वाले पेन लेके आगे 40 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो आप यूज़ करते आ रहे हो ना पेन बहुत समय से, उसको ही एग्जाम में यूज़ करना। ठीक है, ताकि क्योंकि उस पर आपकी ग्रिप बनी हुई है, तो एक अच्छा पेन यूज़ करना काफ़ी महत्व रखता है। ट्राई करना यार कि एक अच्छा बॉल पेन हो या फिर अच्छा जेल पेन हो। मैं यार पर्सनली बॉल पेन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे हैंड राइटिंग जो है, उसको जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा होता है। बट अगर आप वो बच्चे जो कि जेल पेन यूज़ उसको अच्छा लगता है या फिर वो जेल पेन ही यूज़ करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो। बट ट्राई करना कि उसकी इंक ना फैल रही हो, है ना, वरना यार आपका पेपर पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो ट्राई करना कि सबसे पहले कि आपका एक पेन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका अलाइनमेंट। यार हैंड राइटिंग का एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, वो है आपका अलाइनमेंट। मतलब कि लेटर्स को आप किस तरह से लिख रहे हो। आपने देखा होगा कि हर एक बच्चा हर एक लेटर को अपने अकॉर्डिंग बनाता है। कोई जो बच्चा है एफ, वो काफ़ी अलग से लिखते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो एफ ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि एफ ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि एफ ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे जो कि एफ ऐसे लिखते हैं। तो आपका अपना अलाइनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा एंगल वगैरह मत बनाया करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एंगल बनाते हो ना तो फिर आपकी हैंड राइटिंग पे इफेक्ट करता है। उसको आप लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। और आपका एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि भैया हमारी स्टार्टिंग में तो हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, बट पेपर के एंड तक हमारी हैंड राइटिंग डॉक्टर वाली बन जाती है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप एक स्पीड जो है ना, आपकी जो आपकी स्पीड है उसको डिसेंट रखो। ना ही बहुत तेजी लिखो, ना ही बहुत धीरे लिखो। ठीक है, मेरा मार्कर गिर गया। ना ही बहुत तेज लिखो, ना ही बहुत धीरे लिखो। एक डिसेंट स्पीड बना के रखोगे ना, तो आपकी हैंड राइटिंग है वो एज इट इज रहेगी, जैसे शुरुआत में थी वैसे एंड में भी रहेगी। थर्ड पॉइंट है आपका प्रॉपर स्पेस। ये लेटर्स के बीच में और वर्ड्स के बीच में आपका स्पेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे जो कि बहुत चिपका के लिखते हैं, तो बहुत बेकार लगता है, वो बहुत ही मेसी सा लगता है। ठीक है, और काफ़ी बच्चे जो कि बहुत खोल के लिखते हैं, तो वो भी मत करना यार। ठीक है, ऐसा उसमें तरीका मत यूज़ करना कि भैया खोल के लिखेंगे तो एग्जामिनर शीट ज़्यादा भर जाएगी। ये सब तरीके मत यूज़ करना। ठीक है, प्रॉपर स्पेस आपको होना चाहिए। आइडियली अगर देखें तो एक लाइन में आपका 8 से 10 वर्ड्स अगर आप लिख रहे हो तो डिसेंट स्पेस माना जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज आपका है हाईलाइट कीवर्ड। एक टॉपर बच्चे में जिसके 95 मार्क्स 97 मार्क्स आते हैं और एक बच्चे जिसके 65 मार्क्स 70 मार्क्स 80 मार्क्स तक रहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि जो टॉपर बच्चा होता है वो अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड को, अपने आंसर को लिखने के बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं उनको हाईलाइट करता है। ठीक है, पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो या फिर पेन से भी कर सकते हो, बट ट्राई करना कि पेंसिल से हाईलाइट करो। 10वीं के और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में मैंने खुद ये चीज़ यूज़ करी थी। ठीक है, मैं अपने आसपास के लोगों को देखा था, कोई ये काम नहीं करता था। ठीक है, तो अगर आपको उस टॉप 1% में आना है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा यार। अगर बाकी लोग जो कर रहे हैं अगर आप वो भी वही कर रहे हो तो आप कैसे अलग बनोगे दूसरों से। तो अगर टॉप 1% में आना है, अगर 95% है, फिर उससे पर फोड़ना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत बच्चे नहीं करते हैं, कि आंसर खत्म होने के बाद उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना उनको हाईलाइट कर दो। भाई इससे फायदा क्या होगा? एक चीज़ तुम्हें मैं अंदर का सीक्रेट बताता हूँ। जो भी एग्जामिनर होता है ना बोर्ड एग्जाम में, वो तुम्हारे पेपर को आंसर को नहीं पढ़ता है। क्या बात कर रहे हो भैया? बिल्कुल सही बात है। जो एग्जामिनर होता है ना उसके पास यार सैकड़ों कॉपीज होती हैं। ठीक है, तो हर एक बच्चे का हर एक आंसर, हर एक लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। उनको यार एक की मिलती है, एक आंसर की मिलती है, एक मार्किंग स्कीम मिलती है। और जो मार्किंग स्कीम होती है ना उसमें आंसर में पता क्या होता है, उसमें बस कीवर्ड लिखे होते हैं। आंसर नंबर 1 उसमें कीवर्ड लिखा होगा। तो उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको एक गाइडेंस होती है
कि अगर बच्चे के आंसर में ये कीवर्ड मिल जाए, अगर ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल जाए, आपको नंबर देने हैं। तो आपको उनका काम आसान करना है, एग्जामिनर का, आपको उनको काम और आसान करना है, कुछ नहीं करना आपको। जो भी आप आंसर लिखते हो ना, आंसर खत्म होने के बाद बस आपको जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं कि भाई ये वाला कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। बिलीव मी, ये ऐसा चीज़ है जो कि शायद आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। तो भाई हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल आता है कि भैया पेपर को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करें, क्या लास्ट से शुरू करें या फिर पहले से शुरू करें। सबसे अच्छा तरीका है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उनको एक साथ कर लो। जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना, पहले पेपर करने से पहले 5 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उस रीडिंग टाइम में आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जो कि आपको आते हैं अच्छे से, ठीक है। जो आपको अच्छे से आते हैं उनको सेलेक्ट करो और पहले उनको खत्म करो, शुरू करो, ठीक है। अब अगर वो बच्चे, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको हर एक क्वेश्चन आता है, भैया हम तो टॉपर कैटेगरी के हैं, ठीक है। अगर आप एक ऐसे बच्चे जिसको हर एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे को तो हर एक क्वेश्चन आता है, फिर मैं कैसे ऑर्डर अटेम्प्ट करूं, तब आप ऑर्डर वाइज अटेम्प्ट करो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अगर आप ऐसे बच्चे जिसको हर एक क्वेश्चन आता है, 10वीं के और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में मैंने यही किया था यार, मेरी आदत थी कि मैं हर एक ऑर्डर वाइज अटेम्प्ट करता था, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ऐसे ऑर्डर वाइज करता रहा। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो अटेम्प्ट। सवाल है कि आपको बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, नंबर आपको मिलेंगे, फर्क नहीं, ये ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका रीड क्वेश्चन ट्वाइस। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि शायद इसकी वजह से बाद में उनको रिग्रेट होता है। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद घर पे आके वो चेक करते हैं तो लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन में तो ये लिखा था और मैं ये करके आ गया। कई बार ऐसा होता है ना। तो इसलिए यार एग्जामिनर जब तुम अटेम्प्ट करो ना क्वेश्चन, उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ो। खासकर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को तो 2 से 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा कुछ होता है, हम उसको समझ कुछ और लेते हैं, ठीक है। कई बार हमें क्वेश्चन आता भी है बट क्वेश्चन क्योंकि हमने सही से नहीं पढ़ा था, है ना, तो उसकी वजह से हम आंसर गलत करके आ जाते हैं, बाद में हमें रिग्रेट होता है। ये मत करना है। क्वेश्चन आपके पास टाइम है, आराम से 2 से 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि लिखा क्या है। कहीं उसमें नॉट लिखा है और आपने वो पढ़ा ही नहीं, आपने उसका आंसर उसमें लिख दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। खासकर आपके असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है 2-3 बार, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, उसके बाद ही आपको आंसर करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका आंसर अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या है भैया, यार काफ़ी सारे बच्चे हैं कि भैया 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा पेज भर देंगे। ये मत करो, ठीक है। मुझे पता है भले तुम्हें वो क्वेश्चन अच्छे से आता है, बट हमें उसमें ऐसे नहीं लिखना है। हमें नंबर चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो जो भी क्वेश्चन है, जितना भी वेटेज है उसका, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको उसमें मैक्स टू मैक्स या तो कोई कीवर्ड में आंसर होगा, 1 लाइनर आंसर होगा, या फिर मैक्स टू मैक्स आपको 2 लाइन में उसका आंसर खत्म करना है। उससे बड़ा आपका आंसर हो ही नहीं सकता 1 मार्क्स में। सेम उसी प्रकार अगर कोई आंसर 3 मार्क्स का है तो मैक्स टू मैक्स 3 या 4 पॉइंट में आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं भी आपको आगे टॉपर्स की एक शीट भी दिखाऊंगा कि उस टॉपर ने कैसे लिखा था, तब आपको और अच्छे समझ आएगा। अभी हम आगे एक टॉपर के आंसर शीट को एनालाइज भी करेंगे, ठीक है। तो आंसर जो भी वेटेज है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है, ज़्यादा मत लिख देना, ठीक है। ये भी आपकी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 6 पॉइंट आपका स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। यार मैं देखता हूँ कि भाई बच्चे ना बहुत ज़्यादा सेव ट्री कैंपेन शुरू कर देते हैं एग्जाम में यार, ठीक है। तुम बाहर वो करो, ठीक है। अभी एग्जाम में प्रॉपर शीट लो, ठीक है। तुम्हारे घर से नहीं जा रही हो, एग्जामिनेशन से मिल रही है, तुम्हें स्कूल से मिल रही है, बोर्ड से मिल रही है, प्रॉपर शीट लिया करो, ठीक है। जब भी तुम्हारा आंसर खत्म होता है, कोई भी क्वेश्चन खत्म होता है, तुमने आंसर लिखा है और तुम्हारा वो हाफ पेज पे आके खत्म हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चे क्या है कि वहीं से दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ये मत करना, बहुत बेकार लगता है, बहुत सिली मिस्टेक है। अगर तुम्हारा कोई भी आंसर है, अगर तुम्हारा वो हाफ पेज पे खत्म हो रहा है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो तुम नेक्स्ट पेज से शुरू करो, ठीक है। समझिए, खासकर मैथमेटिक्स में तो ये करना कंपलसरी है। वरना यार क्या होता है कि हम आधे पेज पे आंसर खत्म हुआ, आधे से शुरू करोगे तो फिर आधे पेज पे तो खत्म होगा नहीं, वो बाकी आंसर आपको फिर पीछे लिखना पड़ेगा। तो वो एग्जामिनर को चेक करने में भी काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, उसको भी कन्फ्यूजन लगता है कि क्या कौन सा आंसर कहाँ लिखा है। तो आपको उसको आसानी देनी है चेक करने में, आपको उसको खुश रखना है एग्जामिनर को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे अच्छे मार्क्स दे वो। तो कभी भी कोई भी आंसर खत्म होता है, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है एकदम, ठीक है। नई शुरुआत करनी है। और हर एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद उसके नीचे आपको मार्जिन ड्रॉ कर दिए, कंपलसरी है। मार्जिन ड्रॉ करना कंपलसरी है हर एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ठीक है। चाहे पेन से करो या फिर पेंसिल से करो, बट करना जरूरी है। बहुत बढ़िया। 7 पॉइंट है आपका डू नॉट ओवर राइट मिस्टेक। काफी सारे बच्चे होते हैं भैया गलती कर दी है, उसको फिर पूरा एकदम रंगोली बनाने लग जाएंगे। अरे भाई आपसे गलती हो गई है तो उसमें रंगोली मत बनाओ, प्रॉपर एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो और उसको दोबारा लिख दो,
ठीक है, कोई गलती हो गई है मैथमेटिक्स में, मान लो कोई फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया है, या फिर मान लो कोई वैल्यू गलत लिख दी है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, कोई कुछ नहीं करना आपको। एक सिंपल एक लाइन काटो, उसके बाद उसको फिर अगले पेज से या फिर अगले लाइन से दोबारा अगला शुरू कर सकते हो। उसमें आप पे पूरा रंगोली मत बनाना कि भाई ऐसे करे जा रहे हैं, ओवरराइट मत करो। गलती होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया जो हमारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो हमारे रफ वर्क होता है वो कहाँ कर सकते हो? भाई साइड में एक लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो। मैं भी आपको आगे टॉपर की सीट दिखाऊंगा ना, तो आपको जाके शौक होगा कि भैया ऐसे भी हो सकता है, क्या हो सकता है। साइड में एक लाइन ड्रॉ करो और साइड में ही रफ वर्क कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है यार। ये सब तरीके होते हैं, आपको बस पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंसर पॉइंट वाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का कि यार आपके जो आंसर्स है ना उनको पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ में मत लिखो यार, वो टाइम चला गया। पॉइंट वाइज लिखो। जब आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हो ना, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, एक तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है, जैसे मैंने बताया कि उनको एक शीट मिलती है, उनको एक कीवर्ड शीट मिलती है, अगर ये कीवर्ड है तो आपको नंबर मिल जाते हैं आंसर में। तो पहली बात तो अगर आप पॉइंट में लिखते हो पॉइंट वाइज, तो उसको आंसर को ढूंढने में एग्जामिनर को काफ़ी आसानी होती है, आपको नंबर दे देगा। दूसरा पॉइंट, जो भी बच्चे अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, तो वो ये शो करता है कि इस बच्चे की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है इस आंसर में, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, जो क्लैरिटी है इस आंसर को लेकर, वो काफ़ी अच्छी है। तो मतलब कि आपको इसकी नॉलेज है, तभी आप पॉइंट वाइज में लिख रहे हो आराम से। तो कभी भी कोई आंसर है ना, ट्राई करो उसको पॉइंट वाइज में लिखो। मेरे को याद है कि यार एसएसटी का एग्जाम था मेरा, हर एक आंसर को मैंने पॉइंट वाइज में लिखा है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट में आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं पड़ रहा है और आपके आंसर खत्म हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, पॉइंट वाइज लिखो। इसके अलावा यार आप टैबुलर फॉर्म भी यूज़ करना। मान लो कि कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस बताओ, है ना, तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करना, टेबल बना के एक लाइन ड्रॉ करना, उसके बाद डिफरेंस दिखाना, ठीक है। ऐसे नॉर्मली डिफरेंस मत दिखाना, एक टेबल ड्रॉ करना बीच में, उसके बाद डिफरेंस दिखाना। मैं आपको अभी आके टॉपर्स की शीट दिखाऊंगा ना, तब आपको वो समझ आएगा। दूसरा पॉइंट है, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया हम अपने एग्जाम में, हमारे जो मेन एग्जाम है, क्या उसके अंदर हम फ्लो चार्ट और माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं? हमारे टीचर्स जो है वो मना करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। आपके मेन एग्जाम के अंदर भी आप फ्लो चार्ट और माइंड मैप का यूज़ कर सकते हो, बल्कि आपको करना ही चाहिए। आपके डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, माइंड मैप हो गए, ये आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। 10वीं की खुद के साइंस के बोर्ड एग्जाम में, 12वीं की खुद के मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में, खुद के एग्जाम में मैंने ये सब यूज़ किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें वो नहीं रेस्ट्रिक्शंस। फ्लो चार्ट हो गया, माइंड मैप हो गया, आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। बल्कि अगर आप यूज़ करते हो ना फ्लो चार्ट, माइंड मैप, तो एग्जामिनर और खुश होगा कि ये बच्चा कुछ अलग ट्राई कर रहा है, कुछ अच्छा इसने प्रेजेंटेशन किया है। बिकॉज ये दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन टिप्स, ये सभी प्रेजेंटेशन स्किल्स का हिस्सा है। तो अगर आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो, माइंड मैप यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली करो, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा एग्जांपल के लिए कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उनको एक्सप्लेन करो। लॉन्ग आंसर आपका 5 मार्क्स का, कि सभी जितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है उन सभी को एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, बीच में आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें लिखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके अराउंड आपने एरो बना दिए, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद उनके डेफिनेशन लिख दी और लास्ट एक आपका एग्जाम्पल दे दिया। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा ना, बिलीव मी, कोई मार्क्स काट ही नहीं सकते। तो फ्लो चार्ट माइंड मैप आप डेफिनेटली यूज़ करा करो। अभी हम लोग लास्ट में एक बार देखते हैं कि जो सब जितनी भी चीज़ें बताई हैं, इसका एक बार एप्लीकेशन देखते हैं, प्रैक्टिकल। टॉपर्स के आंसर शीट को आपके सामने मैं एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अभी हम लोग साथ में एक टॉपर्स की आंसर शीट देखते हैं और देखते हैं कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं आखिर। तो एक बार एक साइंस के किसी टॉपर का आंसर शीट है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। वरना इसकी पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, बाद में जाके आप खुद से भी इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, मैक्स टू मैक्स इस बच्चे ने क्या किया है, आपको देखिए कि एक मैक्स टू मैक्स 2 लाइन में इसने आंसर लिख दिया, है ना। आपका कुछ तो पूछा होगा, इसका एल्केन सीरीज कुछ तो पूछी होगी, आराम से एक सिंगल आंसर लिख दिया। ऐसे आपका देखो एक आपका क्वेश्चन है, आपको एक सिंगल इस लाइन में आंसर लिख रखा है। तो जो मैंने आपको बताया ना कि आपको जो वेटेज है ना, आपको उतना लिखना है, फालतू मत लिखना। जितना क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स का है तो मैक्स टू मैक्स 1 से 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसे सिंपल है। मान लो आपके 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो कुछ नहीं लिखा इसने, बस 2 पॉइंट पर आंसर लिख दिया। एडवांटेजेस ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट 2 पॉइंट पर आंसर लिख दिया। एडवांटेजेस ऑफ कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ 2 पॉइंट पर आंसर लिख दिया। पॉइंट वाइज आंसर लिखा है और जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग उतना ही लाइन लिखा है, फालतू नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसे आपका ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट में इसने आंसर लिख दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा इस बच्चे ने। ऐसे आपको देखो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ना, कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन होगा, एक बीच में टेबल बनाई, ठीक है, ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है
और इसकी हैंड राइटिंग में ऐसी नहीं कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, डिसेंट हैंड राइटिंग है, एग्जामिनर को समझ आ रही है उतनी ही आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बीच में एक देखो लाइन ड्रॉ करिए, इस तरफ आपको देखो डिफरेंस लिख दिया और डिफरेंस भी पॉइंट वाइज लिखा है। तो ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है यार। ठीक है, ये पीडीएफ जो है ना टॉपर की आंसर शीट की इस बच्चे की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप खुद से भी जाके बाद में इसको खुद से भी देख सकते हो, खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे ये आपका देखो पॉइंट वाइज में आंसर लिखा है, ये भी आपका लॉन्ग आंसर है, पॉइंट वाइज में बना के लिख दिया। इस बच्चे ने बहुत अच्छे पेपर अटेम्प्ट किया यार। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन का कि रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 पॉइंट में आंसर खत्म कर दिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 पॉइंट में आंसर खत्म करके पेपर खत्म। तो ऐसे आपको करना है, इससे आपका टाइम भी बचेगा, एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा, आपके मार्क्स भी मिल जाएंगे, हर तरह से फायदा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप इसको खुद से भी एक एनालाइज कर सकते हो। मैंने आपको बस समझा दिया है कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। जितने भी पॉइंट्स बताए ना, ये हर एक पॉइंट हर एक टॉपर्स की शीट में आपको मिलेगा। इसकी पीडीएफ में ऐड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो खुद से जाके इसको खुद से भी एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी गलतियां इसने नहीं करी है, कैसे इसको पेपर अटेम्प्ट किया है, जैसे किस वजह से इसके 95 या 100 मार्क्स इस बच्चे को मिले होंगे। ठीक है, तो खुद से भी इसको एनालाइज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना कि हाँ भैया हमें इस वीडियो से हेल्प मिली है। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड जय हिंद।